नमस्कार, मैं हिमांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका पाथ प्रिज्म के प्लेटफॉर्म पर। यहां मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय के बारे में बताया था। यहां मैंने आपको बताया वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो आपको पता चला कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। इसके बाद मैंने आपको बताया गाउस की प्रमेय क्या है। तो एक बात याद रखेंगे, जो किसी भी वैज्ञानिक की प्रमेय होती है वो पॉइंट टू पॉइंट लिखी जाती है, उसे कभी भी अपने शब्दों में लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो किसी वैज्ञानिक की दी हुई परिभाषा है या किसी भी वैज्ञानिक का दिया हुआ सिद्धांत है, व्याख्या है। उसे जिस तरह से उस वैज्ञानिक ने पॉइंट टू पॉइंट दिया उसी तरह आप लिखें। इसके बाद आज हम पढ़ते हैं गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग, और अनुप्रयोगों में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अनुप्रयोग किस माध्यम के लिए है। जैसे कई बार हमने बताया किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब जो लंबवत गुजर रही हैं तो वो किस माध्यम से गुजर रही हैं वैद्युत बल रेखाएं, ये हम पढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग में। जैसे कुछ बातें हैं जो इसमें प्रमुख हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हम बात करते हैं जैसे कि अगर कोई कैसा चालक हो, बेलनाकार आ जाए, कोई पथ या कोई माध्यम बेलनाकार हो, वर्गाकार हो, गोलाकार हो, आयताकार हो, किस माध्यम में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेखीय चालक के लिए। जब हम पढ़ेंगे सबसे पहला पढ़ेंगे रेखीय चालक के लिए। और रेखीय चालक के लिए पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है, तो आपको बता दूं कि रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या है। तो अगर हम घनत्व की बात करें तो इसको हम लोग लिखते हैं लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल। अब आप देख रहे हैं कि लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, क्यू क्या है, हमारा आवेश है, और बटे में हमारा क्या है, एल है, यानी एल का मतलब हो गया लंबाई से। अगर हम एल बराबर ले लें एक का मतलब हो गया एकांक लंबाई ले लें, तो हम क्या कह सकते हैं कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा या एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश हमारा क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर या कूलाम मीटर इनवर्स हम लोग लिख सकते हैं इसको स्टैंडर्ड भाषा में। तो आप रेखीय आवेश घनत्व जाने क्या है, लैम्डा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि रेखीय चालक के लिए रेखीय चालक पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स की गणना क्या करते हैं, रेखीय चालक पर वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। इसमें हमने क्या किया, हम यहां पर एक रेखीय चालक ले लेते हैं। मान लिया ये हमारा कोई रेखीय चालक है। रेखीय चालक का मतलब हो गया जैसे तार इत्यादि, एक लंबा सा चालक। और ये क्या है, ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, तो रेखीय आवेश घनत्व इसका लैम्डा है। अब इस चालक तार से, ये अनंत लंबाई का चालक तार है, कोई भी तार है जो अनंत लंबाई का है, और इससे r दूरी पर एक बिंदु हमें मिला P, और यहां पर हमें क्या करना है, तो यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। कोई दिक्कत। अब हम करेंगे क्या, तो हम बिंदु P के सममित, इस बिंदु P के सममित स्मॉल l लंबाई के काल्पनिक बेलन की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। एक बेलन की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे कि ये एक बेलन है। तो हमने इसे एक बेलन की कल्पना कर ली, और कल्पना करने के बाद यहां पर एक स्मॉल सरफेस हमने मान लिया, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है ds, ये है हमारा स्मॉल सरफेस। स्मॉल सरफेस का मतलब किसी भी पूरे भाग का
क्षेत्रफल ना लेकर के एक स्मॉल क्षेत्रफल लेकर के उसका जब हम फ्लक्स निकालते हैं और इसके बाद हम उस पूरे सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे तो हमें आसानी हो जाती है। तो हमने स्मॉल सरफेस ले लिया ds। जब ds ले लिया तो अब हम देखें, मान लीजिए जैसे हमारे पास ये मार्कर है हमारा, ध्यान दें, और ये मार्कर हमारा क्या है, एक बेलन है। बेलन है तो इसमें कितने सरफेस हैं, तो 3 सरफेस हैं। ये देखिए, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये बीच वाला माध्यम, यानी ये समांतर और एक वक्राकार पृष्ठ, यानी 2 समांतर पृष्ठ और एक वक्राकार पृष्ठ। बात समझ में आई? अच्छा, कई बच्चों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर आपने यहां बेलन ही क्यों लिया? भाई वृत्त ले सकते थे, आयत ले सकते थे, वर्ग ले सकते थे, लेकिन ऐसा कौन सा कारण है कि आपने बेलन ही लिया? तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा क्योंकि ये क्या है, एक रेखीय चालक है, एक तार है। और जब रेखीय चालक होता है या एक तार है, हम उसको एक्सपेंड कर दें, जब हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो हम देखते हैं वो बेलन का ही रूप है। या हम कहते हैं कोई भी पतला से पतला आप तार ले लीजिए, जो तार है वो बेलन है। क्यों? क्योंकि उसकी जो आकृति है वो कहीं ना कहीं वो बेलनाकार है। अगर उसको हम सीधा फैला दें तो वो क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। मान लीजिए आप नॉर्मल घर में जो वायरिंग होती है वो तार ले लीजिए, उसको किसी भी भाग से काट लीजिए और जहां पर आप उसको मिलाएंगे देखेंगे तो वो बेलन होगा। उसमें 2 कौन से पृष्ठ होंगे, तो 2 समतल पृष्ठ होंगे और एक वक्राकार पृष्ठ होगा या वृत्ताकार पृष्ठ होगा। तो हमने ये बेलन ले लिया, हमने क्या किया, हमने माना। अब इसमें सबसे पहले इसकी भाषा लिखी जाती है। भाषा क्या होती है, तो देखिए भाषा माना करके जो लिखते हैं, यानी माना क्या है, माना अनंत लंबाई का एक रेखीय चालक है जो कि प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इसका रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा है। इससे इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु P के सममित स्मॉल l लंबाई का, कितनी लंबाई का, तो स्मॉल l लंबाई के एक बेलन की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। अतः अब यहां क्या करेंगे, अतः ds क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ds क्षेत्रफल से क्या वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो हम देखें, इसको हम लोग ले लेते हैं। अब अगर हम चाहें तो ये यहां से ही ले लें ds क्षेत्रफल, इसको बहुत ही कम शब्दों में बहुत स्मॉल बना सकते हैं। लेकिन आप एक बात समझिए, आपको 3 सरफेस दे दिए गए तो तीनों सरफेस का अलग अलग निकालना पड़ेगा। हमने मान लिया ये 3 भागों में S1, S2 और S3, अतः अब यहां ds ना करके यहां क्या कर देंगे, अतः S1 क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किससे, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हमारा क्या आ जाएगा, ds1 इज इक्वल टू आ जाएगा E डॉट ds cos थीटा। अब यहां देखें कि सबसे पहली बात तो हमारी ये इक्वेशन एक मिल गई, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ds1 की जगह लिख सकते हैं phi e1 लिखेंगे, E डॉट ds cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दें, हमने यहां क्या किया, हमने यहां एक ये मान लिया सरफेस है हमारे पास, और ये सरफेस क्या है, तो ये ds सरफेस है, हमने बताया था। अब यहां से हमने इसमें क्या डाला, एक लंब डाला, और लंब डालने के बाद इसके द्वारा ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होने के साथ साथ ये क्या है, तो ये लंब है। और अगर देखें कि ये हमारी क्या है, ये ds है, ध्यान दें ये थीटा है। तो अब एक बात याद रखेंगे कि जब पृष्ठ, यानी जब ds यहां 2 पॉइंट लिख रहा हूं, जब ds पृष्ठ के समांतर हो,
अर्थात लंब के लंबवत हो, अर्थात लंब के लंबवत हो। अब देखिए पृष्ठ के समांतर है, लेकिन ये लंब है, और लंब के कैसे, तो लंब से ये 90 डिग्री का क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। तो अब यहां पर थीटा इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, 90 लेंगे। अब यहां क्या होता है, यहां कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते सर मतलब आप समांतर ले रहे हो और समांतर लेने के साथ साथ थीटा 90 ले रहे हो, लेकिन यहां एक बात याद रखनी है कि जो हमने ये थीटा 90 लिया, ये क्यों लिया, क्योंकि ये ds के तो समांतर है, यानी पृष्ठ के समांतर है, किंतु ये लंब के क्या है, लंबवत है। यहां पर हमको सिर्फ ये और सिर्फ ये याद रखना है कि ये लंब के हिसाब में जो आएगा वो हमारा सही। अब दूसरा यहां पॉइंट क्या आ जाएगा, दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा जब ds लंब के क्या हो, लंब के समांतर हो, अर्थात पृष्ठ से या पृष्ठ के लंबवत हो, तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, 0 डिग्री। ये दोनों बातें हमें बिल्कुल अपने माइंड में सेटअप कर लेना है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यहां देखें तो ये देखिए S1 क्षेत्र के लिए ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये हमारे लंब की दिशा है, और ये हमारा जो ये किसके समांतर है, तो ये देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो हमारी किसका, ये दूसरा वाला फॉलो कर रहा है, यानी ds लंब के क्या है, समांतर है, ये ds की दिशा हो जाएगी, यानी थीटा की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे बेटे, तो थीटा की वैल्यू ले लेंगे 90 डिग्री, क्या हो जाएगी, ds पृष्ठ के समांतर है, यानी थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे, 90 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 अंश, अतः cos 90 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, तो 0, तो ये आ जाएगा E ds cos 90, और यहां लिख देंगे चूंकि cos 90 इज इक्वल टू 0, अतः phi E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसी प्रकार S2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब जब हम S2 पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात करें तो सेम टू सेम कंडीशन ध्यान दें, तो यही बन रही है, यानी phi E2 इज इक्वल टू आ जाएगा E ds cos थीटा, और यहां भी cos 90 इज इक्वल टू 0, यानी phi E2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम S3 पृष्ठ से इसी प्रकार S3 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब जब हम S3 पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो यहां आ जाएगा phi E3 इज इक्वल टू E डॉट ds cos थीटा, और यहां देखें तो देखें ds जो है वो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कैसे है बेटा, तो समांतर है, और लंब के कैसे है, लंबवत है, अतः थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, तो यहाँ थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी phi E3 इज इक्वल टू E ds, यही आ जाएगा E ds, चूंकि cos 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1, और जब cos 0 की वैल्यू 1 तो phi E3 इज इक्वल टू E डॉट ds, अतः गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या आ जाएगा, तो हम देखेंगे कि phi E इज इक्वल टू phi E1 प्लस phi E2 प्लस phi E3, और जब हम phi E3 और देखें phi E1 और phi E2 की वैल्यू हमारी क्या आई है, तो 0 प्लस 0
प्लस ई डी एस। अगर हम बात करें सरफेस की तो यहां पर अब क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने के बाद हमारा आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी एस। अब हम जानते क्या है कि फाई ई की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, फाई ई की वैल्यू हमारी आ जाती है कि हमें पता है वैद्युत फ्लक्स हमने बताया था फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एफ साइलेंट नॉट। तो यहां आ जाएगा क्यू अपान एफ साइलेंट नॉट इज इक्वल टू ई कांस्टेंट वैल्यू है और यहां आ जाएगा डी एस। और डी एस किसका, तो सरफेस क्या है, क्षेत्रफल क्या है, तो ये देखें तो इसका वक्र पृष्ठ आ जाएगा किसका, बेलन का। यहां लिख देंगे चूंकि फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एफ साइलेंट नॉट और यहां बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा, अतः क्यू अपान एफ साइलेंट नॉट क्या आ जाएगा, क्यू अपान एफ साइलेंट नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, ये आ जाएगा। और अब यहां एक बात लिखेंगे, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से, और हमने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल, अतः क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा एल। अब क्यू की वैल्यू हम रख देंगे क्या, लैम्डा एल अपान एफ साइलेंट नॉट इज इक्वल टू 2 पाई आर एल इंटू ई, और यहां देखें एल से एल कैंसिल, अतः ई बराबर 1 अपान 2 पाई एफ साइलेंट नॉट लैम्डा अपान आर, ये हमारा आ जाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। अब देखें तो हमें 1 अपान 2 पाई एफ साइलेंट नॉट की वैल्यू निकालने के लिए काफी टाइम लगाना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों ऊपर और नीचे 2 का गुणा और 2 का भाग करा देते हैं। अतः हमारा ई बराबर 1 अपान 4 पाई एफ साइलेंट नॉट 2 लैम्डा अपान आर आ जाता है, और ये हमारा प्रूव हो जाता है किसके लिए, रेखीय चालक के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये क्लास आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डेरिवेशन के साथ।